देखिए आज का टॉपिक है हमारा आर परिपथ। हालांकि आर परिपथ बहुत सिंपल सा है और इसका बोर्ड एग्जाम में कभी से पूछते नहीं है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें काम देने वाला है। ठीक है, तो आर परिपथ की जब बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम एक ऐसा सर्किट बना लेंगे जिसमें एक प्रतिरोध लगा हो और एक एसी सोर्स लगा हो, और जो एसी सोर्स हम लें उसकी वोल्टेज को उस पर दिखा दे, चाहे तो V V नॉट साइन ओमेगा टी, और आप चाहे तो उसको E नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, एक ही बात है। इधर ये प्रतिरोध हो गया R, इसमें विद्युत धारा दिखा दी आई, लेकिन धारा की दिशा नहीं दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि धारा की जो दिशा होती है वो लगातार क्या होती रहती है, बदलती रहती है। अगर कभी दिशा दिखा रखी है तो इसका मतलब एट ए पर्टिकुलर टाइम उसको शो कर रखा है कि भाई टी टाइम पे इतनी है डायरेक्शन जो है। ठीक है, देखिए हमारा टारगेट क्या होगा सभी सर्किटों में, वोल्टेज हमें गिवन है, करंट हमें निकालना होगा, ये हमारा टारगेट है। तो वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। अब आप करंट निकालना चाहते हो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से V IR होता है, तो I हो गया V अपॉन R। I V की वैल्यू लगा दी आपने, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। एक चीज का ध्यान देना, जैसे ओम्स लॉ लेते हो आप कि V IR, या हम I निकालना है कि I V अपॉन R, तो वोल्टेज जो होगी करंट उसी तरह की होनी चाहिए। मेरा मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यू से है। जैसे अगर आप V को V नॉट ले रहे हो तो I भी आपका I नॉट हो जाएगा। अगर V को आप RMS ले रहे हो तो I आपका RMS हो जाएगा। अगर इसको इंस्टेंटेनियस ले रहे हो तो करंट भी आपकी इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, इससे आपकी हो सकता है आगे चलते और भी चैप्टर ऐसे आए जिनमें आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हम वोल्टेज की जो वैल्यू लेते हैं, करंट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू अपने आप निकल के आ जाती है। अगर वोल्टेज की शिखर वैल्यू की बात कर रहे हो तो करंट की शिखर वैल्यू निकल के आ जाएगी। वोल्टेज की अगर आप आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे हो तो करंट की आरएमएस वैल्यू निकल करके आ जाएगी, और उसी तरह से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग वैल्यू वाली बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब जैसे हमारा ये आ गया V नॉट अपॉन R, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम I नॉट, तो I नॉट साइन ओमेगा टी। टारगेट हमारा यही था, बस इतना ही हमें सॉल्व करना था कि भाई हमें V दे रखा है और I निकाल करके लाना है। तो V के लिए हमें ये गिवन था, I के लिए हम ये लेकर के आ गए, और यहां से अब जो रिजल्ट आया, इसको इक्वेशन सेटिंग मान लो चाहो तो। अब जो रिजल्ट आया, क्योंकि हर सर्किट में हमें उस रिजल्ट को समझना है, वो रिजल्ट क्या है। कभी कभी एक नंबर में सिंपल क्वेश्चन बन जाता है उस रिजल्ट पे, और रिजल्ट क्या है कि बताइए जब हमारा आर परिपथ है तो वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, उनके बीच में कितना कलांतर होता है, ये पूछेगा वो आपसे। तो आप देख रहे हो भाई, वोल्टेज के लिए साइन ओमेगा टी, यानी कला कितनी है ओमेगा टी, और करंट के लिए भी ओमेगा टी, इसका मतलब ये समान कला में है। तो ये रिजल्ट निकल करके आया है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताओगे आर परिपथ में वोल्टेज और करंट समान कला में होते हैं या उनके बीच में कलांतर 0 होता है। तो ये रिजल्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आर परिपथ में V एंड I समान कला में होते हैं। अभी मैं आगे चल के पूछूंगा आपसे, जब आगे के सर्किट पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा, आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज की। तो ये ध्यान रखना है आपको कि भाई जब आर परिपथ होगा तो V और I समान कला में होंगे। और कहां से आया ये समझ गए अब आप, इन दोनों इक्वेशन को देख करके साफ पता चल रहा है कि भाई ये समान कला में। ठीक है, दूसरी बात, 3 चीजें करनी होती है। करंट का फॉर्मूला आ गया, कला वाली बात पता कर ली। अब 2 चीजें, फेजर दिखा दो और साइन कर्व दिखा दो। फेजर आप दिखाओगे
फेजर की बात करोगे, फेजर आपको इस तरीके से बनाने हैं। वोल्टेज का सबसे पहले बनाना होता है, जो चीज हमें गिवन है पहले हम उसका बनाते हैं, और जो निकल करके आया उसका बाद में बनाएंगे। तो वोल्टेज का जब बनाओगे आप, तो वोल्टेज कितने एंगल पर दिखा रहा है, ओमेगा टी। तो आप एक्स एक्सिस के साथ में किसी भी एंगल को ओमेगा टी एंगल मानते हुए, ये ओमेगा टी हो गया, और इस पे आपने दिखा दिया वोल्टेज के लिए वी नॉट, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच करके इस पे दिखा दिया वी। अब बात आई करंट को दिखाने की। अब यहां करंट का भी एंगल उतना ही है ओमेगा टी, लेकिन करंट की वैल्यू हमेशा वोल्टेज से थोड़ी कम रहती है, इसलिए इसी लाइन पर और अब पीछे की तरफ उस पे आई नोट दिखा देंगे, और डॉट डॉट करके जहां मिले उसको आई दिखा देंगे। तो ये हो गए साथ करंट और वोल्टेज के फेजर। फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है जो किसी भी समय पे करंट और वोल्टेज की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कि वो कहां पर है। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद कि भाई साइन कर्व बनाइए, ज्यावक्र बनाइए। तो ज्यावक्र बनाओगे आप, ज्यावक्र के लिए पहले वोल्टेज का बनाओगे। तो वोल्टेज का दिया v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t। तो आप अच्छी तरह से जानते हो भाई, सिंपल दे रखा है। ये आपका हो गया वोल्टेज के लिए। और अगर पीक वैल्यू की बात आए तो ये वाली यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है ये आपकी v नॉट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट का ग्राफ देखोगे यहां से, करंट का भी सेम है, sin ओमेगा t सेम फेज है। इसका मतलब साथ साथ चलेगा, लेकिन वैल्यू कब रहेगी उसको डॉट डॉट करके दिखा रहा हूं। लेकिन जब ये मैक्सिमम होगा वो भी मैक्सिमम, जब ये जीरो होगा वो भी जीरो। अब अगर इसकी पीक वैल्यू की बात करोगे तो ये वाली वैल्यू इसके लिए आई नोट, ये पीक वैल्यू इसके लिए होगी, और ये डॉट डॉट वाला जो ग्राफ है ये आई के लिए ग्राफ होगा। तो ये साइन कर्व हो गए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका। टारगेट बस ये है कि क्या गिवन है और क्या लेके आना है। वोल्टेज गिवन है, करंट लेके आनी है, फेज को समझना है, फेजर को समझना है, ज्यावक्र को समझना है। ठीक है, ये कंप्लीट। हालांकि ये कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन रिजल्ट हमें ध्यान रखने, इनकी जरूरत हमें पड़ती है। अब बात करते हैं कि भाई आर सर्किट हो गया कंप्लीट, एल सर्किट की बात करते हैं। देखिए एल और सी सर्किट थोड़े से टिपिकल है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं। और उनमें दो कॉन्सेप्ट भी बहुत मजेदार निकल करके आएंगे आपको, जो कि न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे कंपटीशन के लिए। तो अब बात करते हैं एल परिपथ की। एल परिपथ, एल परिपथ के लिए आप क्या करोगे, एक इंडक्टर कॉइल लोगे आप, ये इंडक्टर कॉइल ले ली, और इसके साथ में आप एक एसी सोर्स जोड़ दोगे। ये एल हो गई, एसी सोर्स पे चाहो तो v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t आपने लिख दिया, और साथ के साथ सबसे पहले आपने लिख लिया v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना भाई, जो चीज गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। अब क्या हो रहा है, एसी करंट कैसी करंट है, अब यहां समझने वाली बात है। एसी करंट लगातार बदलने वाली करंट है, इसका मतलब इस परिपथ में लगातार करंट का मान बदल रहा है। और आपने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण, और वो क्या होता था कि अगर किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किस वजह से होता है कि उसमें करंट के मान में परिवर्तन कर दो तो बी परिवर्तित हो जाएगा, और बी परिवर्तित हो रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां तो भाई इस कुंडली से संबंधित करंट क्या हो रही है, लगातार बदल रही है। इसका मतलब इसमें इससे संबंधित करंट अगर लगातार बदल रही है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, यानी इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और वो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अगर मैं उसकी बात करूं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू हो जाएगा माइनस का L di ओवर dt। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने भाई, जो स्वप्रेरण आपने पढ़ा था उसको दो तरीके से आपने परिभाषित किया था। पहला तरीका N phi इक्वल टू Li, और दूसरा ये वाला तरीका E इक्वल टू माइनस के L di ओवर dt, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम या तो इसको सीधे सीधे समझ ले बात को,
या चाहे तो किरचॉफ सेकंड लॉ लगा सकते हो आप। सीधे सीधे क्या दिख रहा है आपको इस परिपथ में? इस परिपथ में हम देख रहे हैं कि कोई प्रतिरोध नहीं है, तो केवल क्या है, दो विद्युत वाहक बल दिख रहे हैं भाई। केवल क्या दिख रहे हैं हमें? दो विद्युत वाहक बल दिख रहे हैं। और विद्युत वाहक बल कौन कौन से? एक तो ये वाला जो हमने लगाया था प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, और एक इसके सिरों पे जो उत्पन्न हुआ है वो वाला। अब अगर आप किरचॉफ का दूसरा नियम लगाओगे तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? जितने भी विद्युत वाहक बल है उनका सम और जितनी भी करंट और प्रतिरोध के गुणनफल का जो सम होता है वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी आप ऐसे करके उसको लेते थे सिग्मा डेल्टा ई या सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर। आप इस तरीके से दिखाते थे उसको, लेकिन यहां तो कोई, यहां पे तो क्या दिख रहा है भाई? कोई प्रतिरोध है ही नहीं। तो कोई प्रतिरोध नहीं है तो ये वाली चीज तो जीरो हो गई इधर वाली। तो आप कह सकते हो सिग्मा ई इक्वल टू जीरो। अब सिग्मा ई कहां से लाओगे? एक तो बी है, तो किरचॉफ के नियम से, या सीधे भी लिख सकते हैं बी और एक उत्पन्न हो रहा है आपका प्लस ई और इक्वल टू जीरो। भाई एक तो बी है हमारा, हमने लगाया, और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न हो गया डबल, तो बी प्लस ई इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? या आप एक काम और कर सकते थे। एक बात बताइए भाई, इसका जो विद्युत वाहक बल था वास्तव में वो उसमें तो उसी की वजह से तो उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब ये विद्युत वाहक बल बराबर ये वाला विद्युत वाहक बल, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ऐसे भी रख सकते हो सेम। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बी, अब ई की वैल्यू माइनस के एल डी आई ओवर इक्वल टू जीरो। इसको उधर ले चलते चलिए, बी इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। देखिए टारगेट एक ही है हमारा बस, कि वोल्टेज हमें गिवन है, करंट हमें निकालनी है, और इसमें तुम करंट डी के साथ देख रहे हो, और डी के साथ अगर कोई चीज होती है और तुम्हें निकालना होता है तो बिना इंटीग्रल करे सॉल्व नहीं होती वो। भाई डी आई है तो डी हटाना पड़ेगा, और डी हटाने का एक ही तरीका होता है समाकलन करना। तो चलिए पहले थोड़ा सिस्टम से लेते हैं और उसके बाद में तो एल को अपॉन में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा v अपॉन एल और dt मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये हो गया आपका di बराबर di इक्वल टू v dt अपॉन एल। v की वैल्यू लगा लो, v की वैल्यू कितनी है? v नॉट साइन ओमेगा t, तो di इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t अपॉन एल इनटू dt। अब आपको आई निकालना है और इसके साथ डी लगा हुआ है, समाकलन करना पड़ेगा। आपने इसका समाकलन कर दिया, समाकलन करोगे तो समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो इधर से तो डी हट गया, ये आई आ गया। जो चीज कांस्टेंट आपको लग रही है उसको इंटीग्रल से बाहर कर लेना। v नॉट और l दोनों कांस्टेंट है, तो v नॉट अपॉन l बाहर आ गया, इंटीग्रल sin ओमेगा t dt। sin ओमेगा t का क्या होता है भाई? माइनस के cos ओमेगा t, और ओमेगा और आ रहा है t के साथ तो अपॉन में ओमेगा और आ जाएगा, तो ये आपका हो गया माइनस v नॉट अपॉन l माइनस के cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा। ये आ गया आपका, ओमेगा को इधर ले आइए और माइनस को भी बाहर ले आइए। एक चीज और यहां तुम्हें ध्यान देनी होगी जिसको समझना अच्छी तरीके से, तो ये हो गया i इक्वल टू v नॉट अपॉन ओमेगा l और cos ओमेगा t, लेकिन माइनस और है, माइनस और है। लेकिन हमारा जो टारगेट है ना वो क्या होना चाहिए? हमेशा हमारा टारगेट v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t है, तो करंट को भी साइन के टर्म में लाने का ही टारगेट होना चाहिए। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। करंट भी ऐसे ही आनी चाहिए, I इक्वल टू आई नॉट साइन, वो एक अलग चीज है, एंगल पे कुछ भी आ जाए। और ये हमारी किसमें आ रही है? cos। इसका मतलब इस cos को साइन में बदलना पड़ेगा, और cos को साइन में बदलने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। देखिए अगर आप लिखते हो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, और एक लिखते हो आप साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, दो तरीके हैं आपके पास। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया? पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं और वैल्यू बदलती है पाई बाई 2 में, इसका मतलब साइन का कॉस। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा।
ये आ गया दूसरे में पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है भाई, साइन और उसका उल्टा कोसाइन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वैल्यू बदलती है। तो ये भी हो गया आपका कॉस। तो कुल मिलाकर के आप कॉस थीटा की जगह पर दो चीजें लिख सकते हो भाई, जरूरत पड़ने पर कॉस थीटा की जगह दो चीज लिख सकते हो। एक तो कॉस थीटा की जगह पर लिखा जा सकता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, और एक लिखा जा सकता है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। दोनों ही चीजें लिखी जा सकती है कॉस की जगह पे। अब यहां थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि लिखा क्या जाए फिर भाई, प्लस वाला भी लिख सकते हैं, माइनस वाला भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए तुम्हें ध्यान रखना है, अगर तुम्हारे इक्वेशन में पहले से माइनस आ रहा है तो माइनस वाला लिखा करो, और अगर माइनस नहीं आ रहा है तो प्लस वाला लिखा करो। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो हमारे इक्वेशन में पहले से माइनस है कि नहीं? माइनस है, इसलिए हमें माइनस वाला लेना है। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू माइनस के वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और कॉस ओमेगा टी की जगह पे यानी ये वाला लिख देंगे, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। बात समझ में आ गई ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट जो भूलता है वो यही आकर के भूलता है जब डेरिवेशन करता है। तो बस एक सिंपल सी चीज है, अगर हमारा पहले से माइनस आकर के चल रहा था तो माइनस वाले को लिख लेंगे, प्लस आकर के चल रहा है तो प्लस वाले को लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब लेकिन हम तो ऐसे लेते थे क्योंकि v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी पहले आता है इसमें, बाद प्लस माइनस करके बाद में आएगा, और वहां पाई बाई 2 पहले आ रहा है, ओमेगा टी बाद में आ रहा है। तो एक काम करो, इस माइनस को अंदर ले चलो। आप अच्छी तरह से जानते हो, अगर मैं ये आपसे पूछूंगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप लिखते हो माइनस के साइन थीटा। साइन माइनस थीटा का मतलब होता है ये आपके चौथे क्वाड्रेंट में चला गया भाई, ये इसमें चला गया और इधर एंगल माइनस, यही तो होता है साइन माइनस थीटा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन थीटा। अब माइनस अगर साइन से बाहर है तो उसको इस हिसाब से यानी एंगल में अंदर भी ले जा सकते हैं, तो इस माइनस को हम एंगल में अंदर ले जाएंगे। तो I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो प्लस वाले को पहले लिख देता हूं और माइनस वाले को बाद में। यानी अब जिस फॉर्मेट में चाहते थे उस फॉर्मेट में आने वाला है। अब लेकिन थोड़ी सी समस्या और आ रही है, और वास्तव में वो समस्या नहीं है, बल्कि वो तो आपको नए कॉन्सेप्ट से परिचित करा रहा है। अब नया कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। I इज इक्वल टू ये आ गया, इसमें इस पे थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि इसकी जगह क्या आना चाहिए था, I इज इक्वल टू आई नोट आना चाहिए था। तो वी नोट बिल्कुल सही है, वी नोट अपॉन में जो भी है वो चीजें क्या है, आई नोट ही बनती है। लेकिन अब यहां हम क्या करेंगे, इस जगह पे ये जो चीज है इसको मान लेंगे कि भाई वी नोट अपॉन ओमेगा एल ये हमारा आई नोट होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू को 1 कर देते हो तो करंट की वही वैल्यू तो पीक वैल्यू मानी जाती है। अगर मैं यहां कर दूं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू 1, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम करंट को ही तो पीक वैल्यू कहते हैं। इसका मतलब आई नोट की वैल्यू हो गई वी नोट अपॉन ओमेगा एल। तो आप बता दोगे कि यहां वी नोट अपॉन ओमेगा एल इज इक्वल टू आई नोट धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान है। अब ये चीज आपने बता दी। अब जब इसको बता दोगे तो पहली बात तो फॉर्मूले की बात करता हूं, फॉर्मूला क्या बन गया, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। एक तो यही हमारा टारगेट था, वोल्टेज हमें गिवन थी, करंट हमारी निकल करके आ गई। हालांकि यहां कई चीजें और समझनी है हमें। अब सबसे पहले तो मैं उसी को समझना चाहता हूं, इसको इक्वेशन सेटिंग डाल दिया आपने। सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहता हूं कि एल सर्किट में धारा और वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप आई है। जैसे कि आर सर्किट में आया था, आर सर्किट में ये आया था कि वोल्टेज और करंट समान कला में होते हैं। वो एक रजिंट आया था जिसको आप हमेशा यूज करोगे, वोल्टेज और करंट समान कला में होते थे। अब यहां देखेंगे तो यहां वोल्टेज के लिए साइन ओमेगा टी है, और यहां करंट के लिए ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब अब समान कला में नहीं है, बल्कि अब हमारा वोल्टेज आगे है, और या फिर ऐसे कहिए धारा पीछे है।
कितना आगे है या कितना पीछे है, π/2। तो एक रिजल्ट निकल के आया है, एल परिपथ में वोल्टेज जो होता है वो धारा से π/2 से आगे होता है। ये रिजल्ट है और इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में अक्सर पूछ लेता है, या फिर आगे डेरिवेशन आएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। अच्छा, दूसरा कहने का तरीका समझिए, या आप कह सकते हो एल सर्किट में धारा जो है वो वोल्टेज से π/2 से पीछे है। अगर धारा का नाम लोगे पहले तो पीछे कहोगे फिर, और वोल्टेज का नाम लोगे आगे कहोगे। और आगे और पीछे के लिए यहां 2 शब्द और यूज किए जाते हैं, अग्रगामी और पश्चगामी। ठीक है, तो उन शब्दों को भी ध्यान रखना। ये तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह रहे हैं कि भैया आगे है पीछे है, लेकिन बुक जब पढ़ोगे तो उसमें अग्रगामी और पश्चगामी जैसे शब्द मिलेंगे तो कहीं कंफ्यूज हो जाओ देख करके कि ये क्या चीज आ गई। ठीक है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं लैग बिहाइंड, पीछे है उससे और उससे को लीड कर रहा है। वोल्टेज लीड्स करंट बाय π/2 एंड करंट लैग बिहाइंड बाय वोल्टेज बाय π/2। बात एक ही है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो एक रिजल्ट तो ये आया निकल के, जो आप ध्यान रखना, एल सर्किट में वोल्टेज आगे, ऐसे याद रखो, एल सर्किट में वोल्टेज आगे है बाय π/2। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये रिजल्ट हमारा यहां आ गया, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब करंट को आपने निकाला I0 को, I0 V0 अपॉन ओमेगा L, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब भी I आती है, I0 आ रहा है तो I0 V0 अपॉन ओमेगा L। लेकिन हम एक चीज अच्छी तरह से जानते हैं कि I हमेशा V अपॉन में जो होता है वो अपोज ऑफ करंट होता है, जिसको आप R कहते थे अब तक, वो वास्तव में धारा के मार्ग में रुकावट होती है। तो यहीं पे जब हम इस फॉर्मूले को देखेंगे तो हम कहेंगे यहां पर ये जो अपॉन में जो फैक्टर आ रहा है ये क्या है, ये अपोज ऑफ करंट है, ये धारा के मार्ग में अवरोध है। लेकिन यहां पर जो धारा के मार्ग में अवरोध होता है उसका नाम देते हैं प्रेरण प्रतिघात। तो आप यहीं से लिखोगे कि यहां ओमेगा L x है, धारा के मार्ग में अवरोध है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात। तो उस दिन मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया था XL का कि XL = ओमेगा L, और आप वहां नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आप यहां समझ गए कि अपने आप इसका फॉर्मूला निकल करके आ गया है कि भाई इसको हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं यहां अवरोध को, और वैल्यू आ गई है ओमेगा L। और चाहो तो ओमेगा को क्या बोलते हैं, ओमेगा होता है 2πf, जहां f फ्रीक्वेंसी है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो XL = ओमेगा की जगह 2πf f, ये भी आप लिख सकते हो। और कभी कभी 1 नंबर में ग्राफ भी पूछ लेता है कि XL और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बताइए, तो आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। इधर आपने फ्रीक्वेंसी ले ली है, इधर XL ले लिया है। अब क्या लग रहा है आपको, XL = 2πf है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y = mx, यानी ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन। ये आपका XL और f के बीच में ग्राफ आ गया। ठीक है ना, यानी चीजें जैसे जैसे नई नई आ रही हैं हम उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। अब कई चीजें अभी बाकी है समझना, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, हालांकि वो यहीं से लिंक है, लेकिन अभी उसको लास्ट में उस पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा भाई ये एक नया जो वर्ड आया इसमें प्रेरण प्रतिघात, तो उसको हमने समझ लिया। अब 2 चीज क्या रह गई, एक रह गया फेजर और दूसरा रह गया ज्यामक, साइन करना। तो अब पहले बात करते हैं फेजर की। देखिए फेजर की बात करते हैं, फेजर बड़ा सिंपल है। फेजर को हिंदी में भी फेजर ही लिखते हैं, ठीक है। तो फेजर जब आप बनाओगे एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, सबसे पहले फेजर बनाया जाता है वोल्टेज का, और वोल्टेज का फॉर्मूला है आपका V V0 sin ओमेगा t, यानी एंगल ओमेगा t। तो आप एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ में एक लाइन खींच दोगे, उस पर V0 दिखाओगे और उसके एंगल को आप ओमेगा t दिखाओगे, और यहां से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच के वहां पे V लिख दोगे। ये हो गया वोल्टेज का फेजर। अब बात आई कि करंट का फेजर बनाइए। करंट के फेजर के लिए करंट के फॉर्मूले पे आप जाएंगे, वहां पर sin ओमेगा t माइनस π/2, यानी करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 से पीछे है। तो अब वोल्टेज वाली लाइन ये है, और इस पे π/2 पीछे का मतलब नीचे की तरफ आप उसमें इस वाली लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, π/2 का एंगल बनाते हुए, और इसकी लंबाई के कंपैरिजन में करंट की लंबाई को भी कम रखा जाता है। इस पे आप I0 लिखोगे और ऐसे डॉट डॉट करके इस पे आप I लिखाओगे। ये आपके हो गए सा फेजर। तो कहीं इसीलिए मैंने आपको उस दिन पहले शुरू में समझा दिया था कि भाई फेजर कैसे बनाओगे,
ज्यावक्र आप कैसे बनाओगे और बड़ी आसानी से आप उसको बनाते चले जाओ। ठीक है, अब बात आती है ज्यावक्र की। साइन कर्व, साइन कर्व सबसे पहले आप बनाया करो वोल्टेज का, क्योंकि वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो वो सिंपल यहीं से आ जाता है। ये आपका ये V के लिए हो गया साइन कर्व, और इसको कहोगे तो ये वाली जो वैल्यू हो गई ये हो गई V नॉट। अब करंट पे आओगे, अब यहीं से समझना करंट को कैसे ड्रॉ करना है। देखिए करंट का जो आया है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी वो पाई बाई 2 से पीछे है। मैंने एक बात बताई थी उस दिन आपको, पीछे के लिए नीचे से शुरू करते हैं और आगे के लिए ऊपर से शुरू करते हैं, और वो भी वहीं से जहां तक है। अब पाई बाई 2 कहां होता है, अगर कोई ग्राफ आप खींच रहे हो तो इस पे यहां तक कहते हैं 2 पाई, इस जगह पे पाई, और ये वाली जगह होती है पाई बाई 2। इसका मतलब करंट में ये वाली जो जगह आएगी, ये वाली जगह ये नीचे से शुरू होगी, और साथ ही साथ इसकी इतनी जो हाइट ले रहे हैं हम, करंट की हाइट थोड़ी कम रखेंगे, बस फिर कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, यहां से थोड़ी सी कम रखते हुए डॉट डॉट करके आप ऐसे बढ़ा दोगे, ऐसे करके भाई पीछे है पाई बाई 2 से, तो इस तरह से चलोगे आप ऐसे, और ये वाली जो चीज है ये आपकी ये पाई बाई 2, तो ये आपका करंट का ग्राफ। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। हमने वोल्टेज गिवन थी, करंट का फॉर्मूला निकाला, करंट से पता चल गया कि यहां तो वोल्टेज आ रही है पाई बाई 2 से इस सर्किट में, उसके बाद फेजर बना दिए, ज्यावक्र खींच दिए, और एक नया पॉइंट निकल करके आ गया प्रेरण प्रतिघात, और प्रेरण प्रतिघात को फ्रीक्वेंसी के साथ में ग्राफ से भी शो कर दिया। अब यहीं पर एक नई चीज और जो कि आपको न्यूमेरिकलों में काम देने वाली है, उसको और थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए अगर मैं यही आपसे पूछूं कि फॉर डीसी, कि भाई डीसी करंट के लिए क्या होगा, मैं प्रेरण प्रतिघात की बात कर रहा हूं, तो डीसी करंट के लिए प्रेरण प्रतिघात कितना होगा, तो यहीं से हम बात करते हैं। ये नोट करके अलग से समझा रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फॉर डीसी डायरेक्ट करंट के लिए मैं एक्सएल निकालने की बात कर रहा हूं कि एक्सएल कितना निकल के आएगा, तो आपको समझना होगा कि भाई डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, लेकिन डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, क्योंकि डीसी बदलता ही नहीं है। भाई डीसी तो कांस्टेंट चल रहा है, इसका मतलब उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0। अब आपका एक्सएल इक्वल टू होता है 2 पाई एफएल, और यहां फ्रीक्वेंसी 0 डीसी के लिए, इसका मतलब एक्सएल 0, यानी एक्सएल 0 होने का मतलब है अपोज ऑफ करंट 0, यानी डीसी करंट को इंडक्टर कॉइल रोकने का काम नहीं करेगी। समझ रहे हो ना बात को, एसी करंट को रोक रही है, लेकिन डीसी करंट को इंडक्टर कॉइल रोकने का काम नहीं करेगी। उसका अपोज ऑफ करंट 0, यानी अपोज 0, और अपोज 0 जिसका होता है उसमें से कितनी भी करंट निकाल दो, इनफाइनाइट करंट चली जाएगी। इसका मतलब किसका काम कर रही है, शॉर्ट सर्किट। किसका काम कर रही है, शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है उसको मैं समझाऊंगा आपको एक न्यूमेरिकल लेकर के, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल आप इतना समझेंगे कि डीसी करंट के लिए एक्सएल की वैल्यू 0, क्यों 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0। अब एक न्यूमेरिकल लेता हूं, और उस न्यूमेरिकल से मैं आपका क्लियर करता हूं कि कैसे आप समझेंगे इन दोनों चीजों को। मान लीजिए हम 3rd चैप्टर में चले गए लौट करके, और तीसरे चैप्टर में जब हम चले गए लौट करके, एक एग्जांपल हम वहां तीसरे चैप्टर में सॉल्व कर रहे हैं, और एग्जांपल हमारा कुछ इस तरह से है कि ये बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये वाला रेजिस्टेंस है आपका, और एक ये रेजिस्टेंस, इस तरीके से रेजिस्टेंस है। मान लीजिए यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई है, और सभी रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं, सभी रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं। क्वेश्चन है छोटा सा, और आपसे पूछा जा रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा बताइए, कि परिपथ में विद्युत धारा कितनी होगी। आप जानते हो अच्छी तरीके से भाई, विद्युत धारा निकालने के लिए पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। अब तुल्य प्रतिरोध के लिए देखोगे तो वायर, एक ये वायर कहीं ब्रेक ही नहीं हुआ, श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में सिंपल जुड़ जाते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया R इक्वल टू 5 ओम। अब करंट I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R,
और बी की वैल्यू भी 5, 5/5 बराबर 1 एम्पियर। करेक्ट निकल गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आप कर सकते थे पहले से, लेकिन मैंने अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा स्वरूप बदल दिया। अब मैंने क्या कर दिया, अब यहां पर एक इंडक्टर कॉइल लगा दी और उस पर लिख दिया 10 मिली हेनरी। कुछ भी लिख दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 हेनरी लिख दूं, 2 हेनरी लिख दूं, मिली हेनरी लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन ये है आपका, अब आपके सामने क्वेश्चन मॉडिफाइड होकर के आया है और आपसे पूछा जा रहा है कि अब परिपथ में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो ना? मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, ये कॉन्सेप्ट आपको सीखने की जरूरत है। अब तक आपने ये नहीं सीखा था, अब जरूरत है आपको इस क्वेश्चन को, और बड़ा आसान है। अब आप इसका सॉल्यूशन क्या करोगे, देखिए भाई। सबसे पहले आप जहां इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, आप जानते हो कि इंडक्टर कॉइल जो होती है वो डीसी के लिए जीरो अपोज ऑफ करंट का काम करती है। इसका मतलब यहां से करंट चली आपकी आई करंट इधर जाने, अब यहां करंट को दो भागों में बंटना चाहिए था, लेकिन आप जानते हो इंडक्टर कॉइल का अपोज ऑफ करंट जीरो, यानी वो अपोज नहीं करती, यानी उसमें से होकर इनफाइनाइट करंट चली जाएगी। इसीलिए उसको कहते हैं वो शॉर्ट सर्किट का काम करती है। और शॉर्ट सर्किट कहते हैं करंट अब आगे जाना पसंद नहीं करेगी, करंट वहीं से जाना, बाईपास का काम करती है। ऐसे मान लीजिए आप, करंट इंडक्टर कॉइल किसका काम कर रही है, बाईपास का काम कर रही है, करंट को आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब टोटल करंट इस कॉइल से होकर के गुजर जाएगी, अब आगे करंट को जाने की जरूरत नहीं है। अब आपके सर्किट से ये तीनों रेजिस्टेंस खत्म, अब आप उनको काउंट नहीं करोगे। अब करंट यहां से निकल के आ गई और इधर आ गई, इसका वैसे कोई रोल नहीं है। आप अब कुल प्रतिरोध निकालोगे तो R = आएगा 1 + 1 = 2 ओम, क्योंकि 1 तो ये और 1 ये। इंडक्टर कॉइल ने केवल बाईपास किया, 2 ओम आया। अब आप करंट निकालोगे I = V/R, यानी 5/2 = 2.5 एम्पियर। ऐसे करके क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। डीसी करंट के लिए प्रेरण प्रतिघात जीरो होता है, वो बाईपास का काम करता है, शॉर्ट सर्किट का काम करता है। ठीक है ना? चलिए।